आप देख रहे हैं दी लॉ एडवाइस, जहां हम आपको कानूनी विषयों पर सही और सटीक जानकारी देते हैं। मेरा नाम अंकिता है और आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नल एंड वॉइड मैरिजेस, यानी अमान्य और शून्य विवाह। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि नल और वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं, और हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन से विवाह कानूनी रूप से शून्य होते हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। शादी एक ऐसी प्रथा है जो करीब करीब दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है, जिसमें दो बालिग व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहना चुनते हैं। यहाँ हम बालिग व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले शादी एक महिला और पुरुष के बीच होती थी, लेकिन आज के परिदृश्य में दो एक ही जेंडर के व्यक्ति भी दुनिया में कई जगहों पर शादी कर सकते हैं। हालांकि यह अभी हमारे देश में मान्य नहीं है, लेकिन पता नहीं भविष्य में, या फिर कहें तो निकट भविष्य में, ऐसा हम और आप देखने लगेंगे। आज की तारीख में ऐसी शादी हिंदुस्तान में मान्य नहीं है और ऐसी शादियां भी नल एंड वॉइड की श्रेणी में आती है। जब बात कानून और कानूनी वैधता की चल रही है, तो पहले यह जानना जरूरी है कि शादी की कानूनी मान्यता क्या है और क्यों शादी को कानूनी मान्यता पाना जरूरी है। साथ ही कौन से ऐसे कानून हैं जिसके तहत शादियों को कानूनी मान्यता मिलती है। हमारे देश में मुख्यतः जो कानून शादियों से संबंधित हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों की शादियां, बच्चों की वैधता, तलाक आदि तय होते हैं। दूसरा है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में। इसके अंतर्गत ईसाई धर्म के लोगों की शादियां विधिवत रूप से संचालित होती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत आवेदन अधिनियम, जो कि 1937 में बनाया गया था, यह मुस्लिम धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है और उनके विवाह, तलाक, विरासत आदि को नियंत्रित करता है। चौथा है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में। पारसी धर्म के लोगों के विवाह और तलाक से संबंधित कानून इसमें शामिल किए। और पांचवा है स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि 1954 में बनाया गया था। यह कानून धर्म और जाति से परे भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है और विशेष रूप से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। जैसे जैसे समाज प्रगति कर रहा है, अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह अधिक आम होते जा रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसे विवाहों को संरक्षण देने के लिए यह कानून बनाया गया था। इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति पर लागू हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से विवाहों को शून्य माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 के अनुसार ये विवाह शून्य होते हैं। पहला, अगर विवाह के समय पति या पत्नी में से कोई भी पहले से किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित हो और उसका विवाह वैध रूप से समाप्त ना हुआ हो, जिसे कि बाइगैमी भी कहते हैं। दूसरा, यदि पति और पत्नी के बीच सपिंदा या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप यानी कि निषिद्ध संबंध है और उनके विवाह की परंपरा में इसकी अनुमति नहीं है, जैसे कि भाई बहन अपने माता पिता या पुत्र पुत्री से शादी करना इत्यादि। तीसरा, अगर विवाह बिना उचित रस्मों यानी कि सपिंडा या विशेष रीति रिवाजों के वजह से हुआ हो और मान्य नहीं हो। वहीं स्पेशल मैरिजेस एक्ट की धारा 24 वाइड मैरिजेस के बारे में बात करती है और इसका दायरा थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन यह तभी लागू होगा जब शादी इस कानून के तहत हुई हो। इसकी शर्तें हैं। पहली, शादी के समय लड़के की उम्र 21 से कम या लड़की की उम्र 18 से कम हो। दूसरा, दोनों में से कोई भी पक्ष सहमति देने योग्य ना हो, चाहे वह मानसिक स्थिति, मानसिक अपंगता या किसी अन्य कारण से हो। तीसरा है शादी निषिद्ध संबंध यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती हो, जैसे कि भाई बहन अपने माता पिता या पुत्र पुत्री से विवाह करना आदि। चौथा है नपुंसकता यानी कि इम्पोटेंसी, लेकिन यह नपुंसकता शादी के समय होनी चाहिए, ना कि बाद में आई हुई हो। पांचवा है यदि कोई पुरुष या महिला पहले से शादीशुदा हो और उसे दूसरी शादी करनी हो या कर ली हो। अगला पॉइंट ये है कि संतान उत्पन्न करने में अक्षमता हो, यानी कि इनेबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएटिंग। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति शारीरिक या चिकित्सीय कारणों से संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो। यह असमर्थता पुरुष या महिला दोनों में हो सकती है। इसी तरह मुस्लिम कानून में इसे बातिल निकाह कहा गया है और यह बातिल निकाह तब माना जाता है जब शादी मुस्लिम कानूनों की शर्तों के अनुरूप नहीं हुई हो, शादी निषिद्ध संबंधों में हुई हो या फिर इद्दत पीरियड के दौरान हुई हो, मुस्लिम महिला किसी और की पत्नी हो, शादी धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड या फिर बलपूर्वक कराई गई हो, शादी कॉन्जुमेट नहीं की गई हो। इनमें से बाकी शर्तें अन्य कानूनी प्रावधानों जैसी हैं, लेकिन इद्दत की शर्त अलग है, जिससे शायद हमारे मुस्लिम दोस्तों के अलावा कोई और आसानी से ना समझे। इद्दत पीरियड वह समय होता है जिसमें एक मुस्लिम महिला शादी नहीं कर सकती। तालाक की स्थिति में यह अवधि 89 दिन की होती है। पति की मृत्यु की स्थिति में यह अवधि 128 दिन की होती है।
लेकिन यदि कोई गर्भवती महिला है जिसे पति की मृत्यु हो गई हो या उसे तलाक मिल गया हो, तो यह अवधि बच्चे के जन्म तक चलती है या इन दोनों में से जो अधिक हो वही लागू होता है। अब अगला प्रश्न पैदा होता है कि शून्य विवाह यानी कि वॉइड मैरिजेस के कानूनी प्रभाव क्या-क्या हैं? तो हम कह सकते हैं कि पहला, न्यायालय से किसी प्रकार की राहत का अधिकार नहीं मिलता। यदि विवाह शून्य घोषित हो जाता है तो पति या पत्नी एक दूसरे के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस या अन्य किसी वैवाहिक अधिकार की मांग नहीं कर सकते। मुस्लिम कानून के अनुसार मुस्लिम कानून में बातिल निकाह यानी कि वॉइड मैरिज के कोई कानूनी प्रभाव नहीं होते। इसे कभी नहीं हुआ माना जाता है। ऐसे निकाह से पैदा हुए बच्चे भी अवैध यानी कि इल्लेजिटिमेट माने जाते हैं। पत्नी को मेहर यानी कि डावर या भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं होता। पति पत्नी के बीच कोई उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार शून्य विवाह का सीधा अर्थ ये है कि ये कानून की दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं डालता और इसे पूरी तरह अमान्य माना जाता है। अब अगला प्रश्न पैदा होता है कि शून्य विवाह यानी कि वॉइड मैरिजेस के कानूनी प्रभाव क्या-क्या हैं? तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विवाह को कानूनन कोई मान्यता नहीं मिलती। इसका मतलब है कि यह शादी कभी हुई ही नहीं, ऐसा माना जाता है। पति-पत्नी के रूप में कोई अधिकार नहीं बनता है। दोनों पक्षों के बीच विवाह से जुड़े कोई वैधानिक अधिकार या कर्तव्य उत्पन्न नहीं होते हैं। उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस का कोई अधिकार नहीं होता। यदि पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा उसकी संपत्ति का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसके साथ और भी चीज़ें हैं जैसे कि संतान की वैधता यानी कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। अगर ऐसे विवाह से संतान उत्पन्न होता है, तो वह वैध माना जाता है और उसे माता-पिता से संपत्ति में अधिकार मिल सकता है। लेकिन केवल पिता की निजी संपत्ति में नहीं बल्कि पिता की अर्जित अब अगला प्रश्न ये उठता है कि कोर्ट में क्या किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति शून्य विवाह में फँस गया है, तो उसे विवाह को चुनौती देने के लिए अदालत का सहारा लेना चाहिए। अदालत विवाह को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। पीड़ित पक्ष को राहत के लिए अन्य कानूनी उपाय भी उपलब्ध होते हैं। शून्य विवाह यानी कि वॉइड मैरिज और तलाक यानी कि डिवोर्स पूरी तरह से अलग-अलग चीज़ें हैं। शून्य विवाह यानी कि वॉइड मैरिज का मतलब है कि शादी कानूनन कभी हुई ही नहीं मानी जाएगी। इसमें पति-पत्नी का कोई वैधानिक संबंध बनता ही नहीं है और इसे शादी के रूप में मान्यता नहीं मिलती। तलाक यानी कि डिवोर्स का मतलब है कि एक वैध यानी वैलिड विवाह को कानूनी रूप से समाप्त किया जाता है। इसमें पति-पत्नी का रिश्ता पहले से मान्य होता है, लेकिन किसी कारणवश से कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए इसे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नल एंड वॉइड मैरिज पर पूरी जानकारी। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं या आपके पास कोई कानूनी सवाल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।